हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो 2025 के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी अभी से रहेगी तो बाद में समस्या नहीं होगी। तो हम टॉप ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसका ऑब्जेक्टिव हम आज क्लियर करेंगे और यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, बस इसको तैयारी करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। मेटरनिक ने। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का राजा था, है ना। और वियना सम्मेलन ये भी पूछ लेगा ना कि कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में। नेपोलियन के द्वारा जो किए गए कार्य थे ना, उस पर रोक लगाने के लिए यानी कि सम्मेलन को बुलाया गया था। चलिए, 2 नंबर, निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। यानी कि क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन में तो इसे लगाया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन या लॉसेने सम्मेलन, है ना। तो ए डी हो जाएगा 2 का। ठीक है, लॉसेने सम्मेलन। चलिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, हेगेल किस देश का दार्शनिक था। हेगेल जो था एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, लेकिन था किस देश का, तो जर्मनी का था। किस देश का था, जर्मनी का। तो 4 का आपका सी हो जाएगा। 5, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। यानी कि कहने का मतलब लुई के शासन को, यानी कि ये सब फ्रांस की कहानी है, बात समझिए कि नहीं। लुई के शासन को पुनः स्थापित करना। चलिए, सिकंदर कहाँ का निवासी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर कहाँ का, तो यूनान का निवासी था। कहाँ का था, तो यूनान का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में, है ना। कौन था वहाँ का राजा, तो लुई 16। कौन था, तो लुई 16 को, है ना, गुलोटिन पे चढ़ा दिया गया, यानी कि उसे मरवा दिया गया था। ठीक है, और क्रांति जब होती है उसके बाद उसके लुई 16वां को मरवा दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी को भी मरवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना। इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 का आपका होगा जर्मनी में है। ठीक है, चलिए, कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा, कोसुत का संबंध हंगरी से है। किससे है, तो हंगरी से है। याद रहेगा। चलिए, 10 नंबर देखते हैं, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। 10 नंबर है, तो याद रखिएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस देश में आके, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आगे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो बुर्बो राजवंश, यानी कि बुर्बो वंश, है ना, वह लुई के खानदान को फिर लाया गया। 12 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, कार्बोनरी। क्या हो जाएगा, कार्बोनरी। ठीक है, चलिए, 13, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रिया है या पर्सा है। तो 13 का जवाब आपका कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था, ये जानता था कि अगर एकीकरण हो गया तो परेशानी मेरा बढ़ जाएगा। काउंट काबूल को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो 14 का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पे। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, है ना। इटली के एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए, जलवेरिन कैसी संस्था है ना, थी, सॉरी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी या सामंतों की। तो 17 का आपका बी हो जाएगा, व्यापारियों की थी। ठीक है, 18, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और नीति, तो याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के समय किया गया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 19 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो 1871 में। कब हुई थी, 1871 में। चलिए, 20, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान, है ना, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है।
जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो बी यूनान है ना। अरे सिर्फ यूरोप में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है ना, यूनान का जो संस्कृति बहुत और साहित्य और ज्ञान यानी कि बहुत महत्व रखती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको अपनाते हैं। चलिए, तो 20 का आपका बी हो गया। नेपल्स की संधि कब हुई? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो नेपल्स की संधि 1821 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो 22 का जवाब आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए, 23 नंबर देख लेते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब भाई? 1836, 1832, 1842, 1823। 23 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 1832 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है ना। ऐतिहासिक है ना द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हिगेल, अंटर्न, हम्बोल्ट, जैकब ग्रिम, है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हिगेल ने, है ना। चलिए, 25 नंबर देख लेते हैं ना। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1931। तो 25 का जवाब आपका बी हो जाएगा, 1829। चलिए, अगला है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, हंगरी, पोलैंड। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा, तुर्की, रूस। क्या हो जाएगा? तुर्की और रूस, 26 का। ठीक है। चलिए, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस, पर्सा, पर्सा, रूस। ठीक है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य है ना? तो फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, तुर्की का। तो 28 का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 28 का आपका बी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ठीक है। तो 29 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा ए, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 का? ए, रूस। चलिए, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सिडोवा, साइडान या फ्रैंकफर्ट। तो 30 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 30 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है। सेडान में हुआ था, है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 31 नंबर सवाल है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। ठीक है। चलिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 32 नंबर सवाल है। यंग यूरोप का संस्थापन कौन था? तो मेजिनी को यंग यूरोप का संस्थापक माना गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस 1815 में, यानी कि वियना सम्मेलन आपको हम बताए थे ना, 1815 में हुआ था। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण उसी ने किया था। ठीक है। चलिए, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी कहता है, लेकिन इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि इसने किसका एकीकरण किया था? तो इसने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसीलिए यही आपका सही जवाब हो जाएगा, बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? है ना, संवैधानिक राजतंत्र। क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र तो रहेगा, लेकिन उसमें संविधान काम करेगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 38 नंबर सवाल है। तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन था? तो बिस्मार्क। 38 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 39। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 39 नंबर है, तो इसका ए होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होगा? फ्रैंकफर्ट। चलिए, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? है ना, मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, इनमें से सभी। तो 40 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। मेजनी था, गैरीवाल्डी भी था, है ना, काउंट काबूर भी था, एमेनुअल भी था। ठीक है। चलिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर 1